हेलो स्टूडेंट्स, यह हमारा संसाधन के रूप में लोग का दूसरा पार्ट है। इसमें भी आपको चैप्टर के ओवरव्यू के साथ कुछ क्वेश्चन करवाए गए हैं। ओवरव्यू इसलिए करवाया गया है ताकि ये क्वेश्चन समझ में आ सके। हेलो स्टूडेंट्स, सोशल साइंस के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का जो हेडिंग है वो है संसाधन के रूप में लोग, यानी कि जो लोग हैं वो संसाधन के रूप में देखे जा रहे हैं। संसाधन होते क्या हैं? संसाधन वे पदार्थ या कौशल है जो उत्पादन प्रक्रिया में काम आता है। तो जैसे हम जितने भी कृषि, उद्योग, खनिज, ये सभी क्या हैं? संसाधन, क्योंकि ये उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग हो रहे हैं। इसी प्रकार से मानव को भी संसाधन के रूप में देखा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि अगर मानव कुशल होगा, निपुण होगा, ठीक है, प्रशिक्षित होगा, तो वो ज़्यादा उत्पादन करने में सक्षम होगा, यानी कि उत्पादन क्रिया में उसका ज़्यादा प्रयोग किया जा सकेगा और उत्पादन को बढ़ाया जा सकेगा। हमारे पास उत्पादन के 4 साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो ये जो 4 साधन हैं, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उद्यम। क्योंकि जो उद्यम है, उद्यम क्या है? वह व्यक्ति जो इन तीनों साधनों को, चारों साधनों को साथ लेकर आता है उत्पादन करने के लिए, यानी कि वो उत्पादन को शुरू करता है, वो उस आदमी को हम क्या कहते हैं? उद्यमी, ठीक है ना। और उस कला को हम कहते हैं उद्यम। तो उद्यमी जो है वो इन सभी साधनों को काम पर लगाता है, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर हमारे पास जो मानव पूंजी है, मानव जो संसाधन है वो निपुण है, तो हमारे देश का विकास ज़्यादा होगा या किसी भी देश का विकास ज़्यादा होगा। तो इसीलिए मानव को हमें संसाधन के रूप में बदलना है। जो व्यक्ति निपुण नहीं है, जो व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम संसाधन नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि एक डॉक्टर है जो इलाज कर रहे हैं, ठीक है ना। यही मानव पूंजी, ऊपर हेडिंग क्या लिखा है? यही मानव पूंजी है। एक टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, एक दर्जी कपड़े सील रहा है, एक जो इंजीनियर है वो यहाँ पे उद्योग में लगा हुआ है। तो ये सभी क्या हैं? ये कुशल हैं, निपुण हैं, ठीक है, इसीलिए उत्पादन कर पा रहे हैं। अगर एक डॉक्टर प्रशिक्षित नहीं होगा तो क्या बीमारियों का इलाज हो पाएगा? नहीं। एक जो टीचर है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो पहली तो बात वो टीचर ही नहीं बन सकता। अगर बन गया तो वो पढ़ाएगा क्या? कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से जो इंजीनियर है वही भवनों का निर्माण करते हैं, वही मशीनों को बनाते हैं, वही मशीनों को चलवाते हैं। तो ये सभी तभी काम कर पा रहे हैं जब ये प्रशिक्षित हैं। और देश का विकास तभी ज़्यादा हो सकता है जब देश में प्रशिक्षित लोग हों, यानी कि मानव पूंजी हो। तभी तो सरकार बार बार सबको पढ़ाओ, ठीक है, उसके ऊपर जोर दे रही है। शिक्षा का अधिकार, सभी बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवा रही है, ताकि जो हमारे पास इतनी बड़ी मानव जो संख्या है, मानव जो बल है, उसको हम पूंजी में बदलकर अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें, अपने उत्पादन को बढ़ा सकें और अपने विकास की गति को भी बढ़ा सकें। इसी मानव पूंजी के अर्थ को और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए 2 दोस्तों की कहानी आपकी किताब में दी हुई है। एक का नाम है विलास और दूसरे का नाम है सकल। तो विलास की जो माँ है उसके फादर जल्दी गुजर जाते हैं, उसकी जो माँ है वो बेचारी झाड़ू पोछा करके या जो छोटे काम है वो करके उसका गुजारा करती है और उसको ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाती। और जो विलास है उसको अपनी माँ की मदद करने के लिए जल्द ही काम पर लगना पड़ता है। तो उनकी सारी उम्र ऐसे ही गरीबी में निकलती है। उसके बाद दूसरा है सकल। सकल क्या है? सकल के फादर भी कोई बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं है, किसान है, लेकिन वो ये फैसला लेते हैं कि भाई मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है, मुझे उसको किसी अच्छी जगह पे सेट करना है ताकि वो एक जो निपुण काम कर सके, अच्छी जगह पे वो नौकरी प्राप्त कर सके या अपना कोई काम कर सके। जरूरी नहीं है कि नौकरी ही प्राप्त की जाए,
अपना वो कोई काम भी कर सकता है शुरू। तो उसका ये सपना था, इसलिए उसने अपने बच्चे को पढ़ाया और वो एक अच्छी नौकरी लग गया। तो अब उनकी जो हालात हैं वो बदल गए, तो शकल ये जो विलास है उसके हालात तो और बदतर हुए, जबकि शकल के जो हालात हैं वो बढ़ते चले गए, बदलते चले गए, अच्छे होते चले गए। अब यहाँ तक तो हमें ये पता चला कि इसका फायदा क्या है मानवीय पूंजी का। अब जो कार्य किए जाते हैं, मान लो जो मनुष्य है वो अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं, कोई सभी एक कार्य तो नहीं करते, कुछ खेती करते हैं, कुछ उद्योगों में लगे हैं, कुछ व्यापार में लगे हैं। तो जो लोग अलग अलग कामों में लगे हुए हैं, इन कामों को हम इनकी कुछ समानताओं और असमानताओं के आधार पर मुख्य समूहों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य समूहों में बांटने से 3 प्रकार के क्षेत्र बनते हैं। 3 क्षेत्र या 3 समूह बनते हैं। पहला है प्राथमिक। ये प्राथमिक क्षेत्र क्या है? ये सीधा प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है उत्पादन के लिए और प्राकृतिक संसाधनों का ही यह प्रयोग करता है, जैसे कि खेती बाड़ी। ठीक है, कृषि उसका मौसम, कृषि मौसम उसका मौसम का, भूमि का, ठीक है, पेड़ पौधों का, सारा क्या है प्रकृति के ऊपर निर्भर है कृषि। ऐसे ही जो पशुपालन है, मछली पालन है, वन लट्ठे बनाना, लकड़ी काटना, ये सारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उसके बाद दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? जिसमें किसी वस्तु का रूप परिवर्तन करके उत्पादन किया जाता है। जैसे कि मान लो गेहूं है, गेहूं का रूप परिवर्तन करके उसका ब्रेड बना दिया, तो अब ये क्या है? द्वितीयक। जैसे लकड़ी है, लकड़ी लेकिन उसका रूप परिवर्तित करके उसका फर्नीचर बना दिया, तो वो क्या किया? उसका रूप परिवर्तन कर दिया। तो जहां पर जैसे कपास है, कपास से कपड़ा बनाकर उसकी कमीज बना दी, तो इसमें रूप परिवर्तन हुआ, तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। जो उद्योग होते हैं, विनिर्माण क्षेत्र होता है, वो हमारा द्वितीयक है। तीसरा तृतीयक। अब तृतीयक में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, ये सेवाओं से संबंधित है, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र। सेवा क्या होती हैं? ये अभौतिक हैं, अभौतिक, यानी कि ये किसी रंग रूप आकार की नहीं है, ये किसी पदार्थ से नहीं बनी होती, और ये इन सभी क्षेत्रों के संचालन के लिए जरूरी होती हैं। जैसे कि परिवहन। अब परिवहन जो कृषि है, कृषि पदार्थ जो हैं वो बाजार तक पहुंचाने हैं, बाजार से जो कृषि आगतें हैं जैसे कि खाद, बीज, दवाई, ये कहाँ तक लेके आनी है? खेत तक लेके आनी है, गांव तक लेके आनी है। तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? परिवहन की। इसी प्रकार से जो उद्योगों में बना सामान है वो भी मार्केट तक पहुंचाना है, बाजारों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए भी परिवहन की ज़रूरत है। ऐसे ही बीमा आजकल फसल बीमा आने लग गया है। उद्योगों में तो काफ़ी पहले से ही फैक्ट्री का बीमा चलता है। उसी प्रकार से बैंकिंग, सभी को लोन की ज़रूरत है। जैसे KCC के द्वारा, किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसानों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि वे नई तकनीक को अपना सकें, अपने खेतों में सुधार कर सकें। इसी प्रकार बीमा, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी क्या है? सेवाएं हैं। उसके बाद अब हमें ये तो समझ में आ गया कि मानवीय पूंजी क्या होती है, मानव संसाधन के रूप में क्या है, लेकिन इसको विकसित कैसे किया जाए। मानवीय पूंजी को, एक व्यक्ति को निपुण कैसे बनाया जाए, उसको कौशल कैसे प्रदान किया जाए, तो उसका एक तरीका है शिक्षा। तो सरकार आजकल शिक्षा के ऊपर बहुत खर्च कर रही है, सभी बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय ये खोले जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा मिल सके। और इसके साथ ही बहुत से प्रशिक्षण, जैसे कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री प्रशिक्षण योजना, तो इन योजनाओं के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ITIs, पॉलिटेक्निक्स, इनके द्वारा भी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है ना, अप्रेंटिसशिप। तो ये सभी क्या है? निपुण बनाने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए या मानवीय पूंजी विकसित करने के तरीके हैं। उसी प्रकार से स्वास्थ्य, एक व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो क्या बीमार व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा योगदान दे सकता है?
इसका उत्तर है नहीं। ठीक है, आप खुद सोचें, अगर आदमी स्वस्थ है तभी तो वो काम कर पाएगा, आप स्वस्थ हैं तभी तो पढ़ पाएंगे। अगर आप स्वस्थ ही नहीं हैं, बीमार रहते हैं, तो ना तो आप पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही कोई दूसरा काम कर पाएंगे। इसी प्रकार से मानवीय पूंजी का है कि वो पूंजी तभी हो सकती है जब वो स्वस्थ है। एक व्यक्ति कुशल भी है, निपुण भी है, प्रशिक्षित भी है, ज्ञान भी रखता है वो, लेकिन वो बीमार रहता है, तो वो ज्ञान होते हुए भी उत्पादन प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं दे पाएगा। तो इसलिए स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। तो सरकार इसके ऊपर भी कार्य कर रही है, हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा खोल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बना रही है उनको, मतलब कि जैसे मेडिकल कॉलेजेस में ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस होंगे तो ज़्यादा मेडिकल सीट्स होंगी, उसमें MBBS ज़्यादा निकलेंगे। ठीक है, तो MBBS ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो इस प्रकार से जो सरकार है वो स्वास्थ्य के ऊपर बहुत जोर दे रही है। तो ये इस चैप्टर की रूपरेखा है। इसके बाद आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं पाठ्य पुस्तक के, वो आपको करवाए जाएंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न। हेलो स्टूडेंट्स, संसाधन के रूप में लोग पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसकी इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में भी इससे पहले इसकी इंट्रोडक्शन और ये जो कुछ क्वेश्चंस है ये करवाए जाएंगे आपको। तो पहला आज का हमारा प्रश्न है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? अगर आप अपने आसपास देखें, जैसे कृषि कार्यों में भी अगर आप देखें, तो जो महिलाएं होती हैं, जो महिला मजदूर होते हैं, उनको कम पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, और जो पुरुष जो मजदूर होते हैं उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। इसके साथ ही जिन कामों में कम पैसे मिलते हैं उन कामों में ज़्यादातर औरतें और जो बच्चे हैं वो लगे होते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जो निम्न आय वाले जो कार्य हैं, जैसे साफ सफाई का कार्य, ठीक है, घरों की साफ सफाई का कार्य, उसमें ज़्यादातर महिलाएं मिलेंगी। तो उनमें क्यों ऐसा होता है कि इन जो कम आय वाले जो काम हैं उनमें ज़्यादातर महिलाएं होती है? तो पहला हमारा इसका है कि बहुत सी महिलाएं क्या हैं, अकुशल श्रमिक हैं, वो निपुण नहीं हैं, प्रशिक्षित नहीं हैं। तो अब उनको जो भी काम मिल जाए उनकी मजबूरी है कि उनको वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास काम के जो अवसर हैं वो बहुत कम हैं। दूसरा, बहुत सी महिलाएं अपने घर द्वार से बाहर जाकर काम नहीं करना चाहती। अब उनके आसपास ही जो काम मिल गया तो ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि भी ज़्यादा आय के लिए वो दूर चली जाएंगी और वो ज़्यादा आय प्राप्त कर लेंगी। वो चाहती हैं कि अपने आसपास, क्योंकि उनको घर भी संभालना होता है, तो आसपास ही काम मिल गया, काम कर लिया और अपने घर में आके अपने घर का काम भी कर लिया। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो दोहरी उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब वो काम स्टार्ट करती हैं। तीसरा, महिलाओं में साक्षरता का दर बहुत निम्न है। जब साक्षरता ही नहीं है तो निपुणता भी नहीं होगी। दूसरा, उन महिलाओं को जब वो साक्षर नहीं है तो अपने लिए जो विभिन्न अवसर हैं उन अवसरों का नहीं पता चलेगा। वो अपने आसपास अखबारों से या सरकारी कार्यालयों से जो नौकरी के या काम के जो दूसरे अवसर हैं उनका पता नहीं लगा पाएंगी। चौथा, महिलाएं अधिकतर ऐसे कार्यों में कार्यरत होती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती। जब मन किया मालिक का इनको वो नौकरी से निकाल सकता है। वो ऐसे कामों में नहीं है कि अगर उसको जबरदस्ती काम से निकाल दिया जाए तो वो जाकर किसी सरकारी कार्यालय में अपने हक के लिए मांग कर सकती हैं या कोर्ट में उस मालिक के खिलाफ कोई केस कर सकती हैं। दूसरा प्रश्न आज का है, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे? तो बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी दर पर, यहाँ पर ये जो शब्द है इसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। बेरोजगारी केवल उस श्रम बल जनसंख्या में विद्यमान रहती है जिसकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच होती है। अब यहाँ पर दो चीजें आप समझें। एक तो प्रचलित मजदूरी दर पर कोई काम करने को तैयार है और उसको काम ना मिले, उसी को हम बेरोजगार कहेंगे। एक व्यक्ति ऐसा है
जिसको प्रचलित मजदूरी दर पर काम मिल जाता है, लेकिन वो काम नहीं करता क्योंकि वो कहता है कि ये तो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, मैं तो इससे जो ज़्यादा आय वाला काम है वो करूँगा। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है, काम उसको मिल रहा है लेकिन वो निम्न आय वाला काम नहीं करना चाहता। ज़्यादातर अगर आप ये देखेंगे तो जो बच्चे आगे कंपटीशंस की तैयारी करते होते हैं, कई बार उनको नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी नौकरी के लिए कम आय वाली या कम स्टेटस वाली जो नौकरी है वो नहीं करते। तो ऐसे लोगों को हम बेरोजगार नहीं कहेंगे, वो अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं। ठीक है। ऐसे ही दूसरा, इसमें सभी उम्र के लोगों को हम नहीं लेते। मान लो जो 15 साल से कम उम्र का है, आप बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बच्चों को बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। ठीक है। जो 15 साल तक जो होते हैं, ठीक है, या 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको बेरोजगार नहीं कहा जाता। या जो 59 साल से ऊपर है, मान लो 60, 61, 62 से ऊपर जितने भी हैं, वो क्या है, उनको भी बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो आश्रित होते हैं। 15 से 59 वर्ष के लोगों के ऊपर वो आश्रित होते हैं। तीसरा प्रश्न आज का है हमारा, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। अब दो प्रकार की बेरोजगारी होती है, इससे भी ज़्यादा प्रकार है, 2 प्रकार की नहीं, सॉरी, कई प्रकार की बेरोजगारी होती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बेरोजगारी पाई जा सकती है। तो इन्हीं के बीच में हमें अंतर 2 में से करना है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी। तो पहले हम करेंगे अदृश्य बेरोजगारी। ये अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है, प्रच्छन्न। तो यह बेरोजगारी का वह प्रकार है जिसमें श्रमिक कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं पर वो वास्तव में होते नहीं हैं। काम वो दिखाई दे रहे हैं काम करते हुए, लेकिन वो काम वास्तव में नहीं कर रहे होते। जैसे कि कृषि में हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। कृषि में एक परिवार के पास मान लो 2 एकड़ जमीन है, परिवार के 5-6 सदस्य हैं और वो सारे 5-6 सदस्य उस जमीन पर खेती कर रहे हैं। तो अब प्रतीत तो ये हो रहा है कि वो 6 के 6 जो मेंबर हैं उस 2 एकड़ जमीन पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जितने लोगों की ज़रूरत है वो 2 एकड़ जो ज़मीन है वो एक व्यक्ति कर सकता है। तो उस पर अगर 4 या 5 व्यक्ति लगे हुए हैं ज़्यादा, तो वो क्या है, प्रच्छन्न या अदृश्य, कि किसी काम पर आवश्यकता से अधिक जो लोग हैं अगर लगे हों तो उसको हम कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। अगर उसमें से हम कुछ लोगों को हटा दें तो उत्पादन के ऊपर अगर कोई असर ना पड़े तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी, यह बेरोजगारी का वह प्रकार है जिसमें श्रमिक कुछ विशेष मौसम में ही कार्य करते हैं। अब जैसे मान लो गेहूं का सीजन आएगा तो उस समय मजदूरों को ज़्यादा काम मिलता है। ठीक है, मजदूरों को भी औरों को भी, जैसे कि मान लो कंबाइन वाले को, जो मालिक है उसको भी काम ज़्यादा मिलता है। लेकिन जब मौसम नहीं होता, जैसे कि गेहूं बो दी, अब सिर्फ उसमें पानी वगैरह देना है, तो ऐसे मौसम में मजदूरों के पास कम काम होता है, तो उसको हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो कुछ मजदूर क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास कोई काम नहीं होगा। यह प्राय कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, यह प्राय कृषि संबंधी उद्योगों में पाई जाती है। तो जो कृषि के ऊपर संबंधित उद्योग है, मान लो जैसे कि गन्ने से गुड़ बनता है। अब जिन क्लेस्टरों में गुड़ बनता है वो तभी तो काम करेंगे ना जब गन्ना होगा। अब गन्ने की फसल कट चुकी है, मान लो मार्च अप्रैल मई तक गन्ने की फसल कट गई। अब गन्ने की फसल कट गई तो उन लोगों के पास, क्योंकि अब गन्ना होने में कम से कम 6 महीने और लगेंगे, तो उस दौरान वो जो गुड़ वाले हैं वो क्या है, बेरोजगार हो जाएंगे। तो यह कृषि संबंधी उद्योगों में पाई जाती है। तीसरा, यह प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। यह ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। तो क्यों समस्या है, भारत में जो बेरोजगारों की संख्या है, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या वो बढ़ रही है, क्योंकि शिक्षा के प्रचार और प्रसार से ज़्यादा जो लोग हैं वो शिक्षा के दायरे में आ रहे हैं। क्योंकि पहले बहुत से बच्चे बिना शिक्षा के रह जाते थे, अब ज़्यादा बच्चों को शिक्षा में
शामिल किया जा रहा है, जो ड्रॉप आउट रेट है वो 0 और कोई भी बच्चा ना छूटे इसके लिए सरकार अभियान चला रही है। इसके साथ ही सरकार ने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल इन सब की संख्या में वृद्धि की है, जिससे ज़्यादा बच्चों के लिए अवसर हुए पैदा के वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो इस स्थिति से क्या हुआ, अब जो शिक्षित हैं वो तो ज़्यादा होंगे, लेकिन उसी दर से जो रोजगार के अवसर और कौशल निर्माण है वो नहीं बढ़ पाया। तो अब यही हमारा क्वेश्चन है कि ये क्यों समस्या बन गई। तो आजकल शिक्षित बेरोजगारी का एक साधारण सी बात हो गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। भारत के लिए यह बेरोजगारी एक विशेष समस्या बनी हुई है। इससे जनशक्ति संसाधन की बर्बादी हो रही है, जिससे एक विरोधाभासी जनशक्ति का उदय हो रहा है। विरोधाभासी तो क्या हुआ, एक तो भारत में जो ज़्यादा बेरोजगारी है वो स्नातक और स्नातकोत्तर में है मैट्रिक की बजाय, क्योंकि जो मैट्रिक का बच्चा है वो तो क्या पता छोटा काम कर भी ले, लेकिन जो स्नातक और यानी कि एमए और बीए वाले जो बच्चे हैं वो बढ़िया नौकरी, ठीक है ना, ज़्यादा आय वाली नौकरी, ज़्यादा स्टेटस वाली नौकरी ही करना पसंद करते हैं। इसलिए मैट्रिक वाले कम बेरोजगार हैं और जो बीए और एमए वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादा बेरोजगार हैं। दूसरा, एक समस्या और है, भारत में इतनी जनसंख्या है, अगर इतनी जनसंख्या हमारी इतने बड़े स्तर पर बेरोजगार रहेगी तो उससे क्या होगा, देश के लिए कई समस्याएं हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी हो सकती है कि जो बेरोजगार युवक है वो किसी ना किसी गलत कार्य में जाएगा, यानी कि अशांति फैल सकती है देश में। दूसरा, एक समस्या और है कि हमारा इतनी बड़ी जनसंख्या बेकार हो रही है, यानी कि हम उनका सही फायदा नहीं उठा पा रहे। अब जो युवक काम कर सकता था, अगर उसको काम नहीं मिला तो उसके संसाधन होगा तो क्या हो गया, वेस्ट हो गए। वो तो जो देश के विकास में काम आने चाहिए थे वो आज जो संसाधन है वो बर्बाद हो रहे हैं। तो ये एक विरोधाभास है भारत के लिए कि एक तरफ तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी युवा जनसंख्या है, और दूसरी तरफ हम उनका प्रयोग ही नहीं कर पा रहे। दूसरा, एक और भारत में तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों में भी बेरोजगारी है। मान लो जो आईटीआईज, पॉलिटेक्निक्स, इंजीनियरिंग, ये जो शिक्षा है इसकी संख्या भी बढ़ रही है, यानी कि ज़्यादा लोग इंजीनियर बन रहे हैं, ज़्यादा लोग आईटीआईज में जा रहे हैं, ज़्यादा लोग पॉलिटेक्निक में जा रहे हैं। तो ये शिक्षा बढ़ रही है, इससे शिक्षित युवा वर्ग भी बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। तो जब कंपनियों में तकनीकी लोगों की जरूरत पड़ती है उस समय वो तकनीकी लोग मिलते भी नहीं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारी जो शिक्षा है उसमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता की कमी आई है। ठीक है, हम संख्या तो बढ़ा रहे हैं इंजीनियर्स की, लेकिन वो जो संख्या है वो इतनी कुशल नहीं है, इतनी निपुण नहीं है। तो दोनों तरफ समस्याएं हैं, मतलब कि इंजीनियर्स और ये जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त किए युवा हैं वो हैं भी ज़्यादा, लेकिन जब देश के विकास के लिए तकनीक की जरूरत पड़ती है तो उस समय हमारे जो युवा है वो इतना तकनीकी कौशल प्राप्त नहीं है कि वो सभी जरूरतों को पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपके विचार में भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? अब मैंने आपको डिस्कशन के दौरान बताए थे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीन क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? जो सीधा प्रकृति आगतों पर निर्भर करता है, यानी कि प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे कि कृषि, खनन, मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, ये सारे सीधी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र कौन सा किया था हमने कि जो इन पदार्थों का प्रयोग करके रूप परिवर्तित करके वस्तुओं को बनाते हैं, जैसे कि मान लो गन्ने से गुड़ बना दिया, तो ये कौन सा है? द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, जिसमें अभौतिक सेवाओं यानी कि जो किसी रंग रूप आकार की नहीं है उनका उत्पादन होता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, ये सारी किस्में आती हैं। होटल, सारा सेवा क्षेत्र में यानी कि तृतीय क्षेत्र में।
तो पहला हमारा है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन इत्यादि क्रियाएं शामिल की जाती हैं। भारत की लगभग 60% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्रीय क्रियाओं में संलग्न है। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय ये जो संख्या है ये 75% से भी ऊपर थी। यह क्षेत्र पहले ही अदृश्य बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित है। जो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, इसलिए अगर कुछ लोगों को वहां से हटा भी लिया जाए तो कृषि उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और क्यों आवश्यकता से अधिक लोग उस कृषि में लगे हुए हैं? क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में उनको इतने रोजगार के अवसर नहीं मिले, इसलिए वो कृषि से नहीं हट पाए, इसलिए यहाँ रोजगार की संभावना नहीं है। हमें तो पहले ही कृषि से जो लोग हैं वो हटाकर दूसरे क्षेत्रों में ले जाने हैं, तो कृषि में कहाँ से हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे? ठीक है। दूसरा, द्वितीय क्षेत्र। उत्खनन या विनिर्माण की क्रियाएं द्वितीय क्षेत्र में शामिल की जाती हैं। यह क्षेत्र कार्यशील जनसंख्या का 10% समाहित किए हुए है, यानी कि सिर्फ 10% लोग द्वितीय क्षेत्र में लगे हुए हैं, उद्योगों में लगे हुए हैं, कारखानों में लगे हुए हैं, फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है। इस क्षेत्र में और अधिक श्रमिकों को समाहित करने की क्षमता है। समाहित का मतलब क्या है? शामिल करने की, उनको लगाने की, काम देने की क्षमता है। इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के श्रमिकों को समाहित यानी कि उनको शामिल करने की आवश्यकता है। प्राथमिक क्षेत्र से लोगों को द्वितीय क्षेत्र में काम देने की जरूरत है, जिससे कि कृषि पर जो लोगों का भार है वो कम होगा और कृषि में जो अदृश्य और छिपी बेरोजगारी है वो दूर होगी। तृतीय क्षेत्र, ये क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है। जैसे सेवा क्षेत्र का आकार बढ़ रहा है, इसमें और अधिक श्रमिकों को समाहित करने की योग्यता भी बढ़ रही है। तो इस समय जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद का यानी कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का, घरेलू आय का जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है वो हमारा सेवा क्षेत्र से आता है। तो इस समय हमारा लगभग 55% जो आय का हिस्सा है वो सेवा क्षेत्र से आता है। तो इसकी जो वृद्धि दर है वो दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। 13वां जो अगला क्वेश्चन है आज का, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय समझा सकते हैं? तो ये आप लोग भी कई बार कहते हैं कि जी जो शिक्षा है वो व्यावसायिक होनी चाहिए। आपके स्कूल में कई बार बच्चे PCA, PSR इस प्रकार के सब्जेक्ट लेते हैं, तो ये क्या है? आपको कहीं ना कहीं नौकरी दिलाने से संबंधित मान लो कोर्स हो सकते हैं। तकनीकी कोर्स आजकल स्कूलों में करवाए जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक ITIs भी खोली जा रही हैं, जिससे कि शिक्षा का व्यवसायीकरण, तकनीकीकरण किया जा रहा है। तो तकनीकी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, पहली बात। दूसरा, व्यावसायिक शिक्षा को लागू किया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा क्या है? कि जो हमारी उद्योग जगत है उससे संबंधित शिक्षा हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि उन उद्योगों की हिसाब से हमारे जो शिक्षा है वो प्रणाली बन सके। निपुणता विकास में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको सिर्फ डिग्रियां मत दो, उन डिग्रियों के साथ साथ उनको कौशल दो, निपुणता दो। ठीक है, सिर्फ डिग्री लेके निकल गए तो वो अपना जो रोजगार है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये इस प्रकार हमारे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद। और इनकी जो सीक्वेंस है वो 12-13, इससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन ठीक आपके काम के नहीं थे वो मैंने आपको नहीं करवाए। इसलिए आप अपनी कॉपी में 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जितने क्वेश्चन ये बनते हैं वो अपनी कॉपी में उसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा PDF। आप उस लिंक से PDF डाउनलोड करके अपनी कॉपी में आराम से लिख सकते हैं। धन्यवाद।